ख्वाइस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल 2 विज्ञान के टॉपिक, जिसमें हमने कोशिका के बारे में जान लिया था। कोशिका का जो समसूत्री विभाजन होता है उसके बारे में भी जान लिया था। आज का हमारा टॉपिक है अर्धसूत्री विभाजन। तो इससे पहले के जितने भी सारे टॉपिक थे वो भी हमने कवर कर रखे हैं, जो हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट अलग से बनी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है अर्धसूत्री विभाजन। ये शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है जो आपको एजुकेशन संबंधी वीडियो उपलब्ध कराएगा। तो शुरू करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन के समय द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है, और जो समसूत्री विभाजन था वो हमेशा किस में होता था? कायिक कोशिकाओं में। कुछ अपवाद थे जिसमें लैंगिक जनन कोशिका होती है उनके अंदर भी होता है, जैसे मधुमक्खी, नर मधुमक्खी के बारे में पढ़ा था, वो हमने पहले पढ़ रखा है, उसके अंदर होता था। और जो ये कोशिका विभाजन है इसमें क्या होता है, इससे अगुणित युग्मक बनते हैं, और इस विभाजन के फलस्वरूप बनी सतती कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी हो जाती है। अब अर्धसूत्री विभाजन के चरण कितने हैं उसको देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के 2 चरणों में पूरा होता है। इस विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है, जिससे एक द्विगुणित जनक कोशिका 4 अगुणित सतती कोशिकाओं बनाती है। इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन होकर इसमें 4 सतती कोशिकाएं बनती है, और इसके अंदर विभाजन 2 बार होता है, अर्थात 2 चरणों में होता है। पहला होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो सबसे पहले जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम चरण। इसमें क्या होता है उसको समझते हैं। इस विभाजन में समसूत्री विभाजन की भांति कोशिका विभाजन से पूर्व अंतरावस्था होती है। हमने समसूत्री विभाजन पढ़ा था, तो उससे पहले एक अंतरावस्था होती थी। अंतरावस्था जिसमें कोशिका विभाजन के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण अंतरावस्था में होता है। वो सारा समसूत्री विभाजन की भांति इसमें भी अंतरावस्था पहले होती है। अंतरावस्था में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है, ये हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में जनक कोशिका के विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है, तथा बनने वाली कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं की आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन को निम्न प्रवस्थाओं में बांटा गया है। इसकी प्रवस्था कौन सी है उसको भी समझ लेते हैं। और इस विभाजन को न्यूनकारी विभाजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जनक कोशिका की जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो सतती कोशिका में आधी हो जाती है। इस कारण से इसको न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। इसका चरण पहला है प्रथम है, जो पूर्वावस्था प्रथम, प्रोफेज प्रथम। समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की तुलना में ये प्रावस्था लंबी अवधि की व जटिल घटनाओं वाली होती है। जो समसूत्री विभाजन था उसके अंदर जो पूर्वावस्था थी उसकी तुलना में इसकी जो प्रावस्था है वो लंबी अवधि की और जटिल होती है। पूर्वावस्था प्रथम में समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के समान गुणसूत्रों का संघनन होता, फिर तारकाय का विभाजन, केंद्रिक और केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना आदि घटनाएं होती है। ये सारी घटनाएं समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में भी होती थी। इन घटनाओं के अतिरिक्त समान जीन रखने वाले समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड आपस में कुंडलित हो जाते हैं, जिसमें क्रोमेटिड के भागों का आपस में आदान प्रदान होता है, और इस घटना को जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसके अंदर एक घटना होती है जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्या होता है कि जीन रखने वाले जो भी गुणसूत्र होते हैं उनके क्रोमेटिड आपस में कुंडलित हो जाते हैं, और जिसमें क्रोमेटिड के भागों का आदान प्रदान होता है, अर्थात जीन का विनिमय होता है। और जीन विनिमय की घटना के फलस्वरूप क्रोमेटिड्स में जीनों के नए समूह बन जाते हैं, और पूर्वावस्था प्रथम में समजात गुणसूत्रों में होने वाले जीन विनिमय के कारण अगली पीढ़ी के लक्षणों में भिन्नता आती है। और जो पूर्वावस्था प्रथम में समजात गुणसूत्रों में होने वाले जीन विनिमय के कारण ही अगली पीढ़ी में लक्षणों में भिन्नता आती है। जब दूसरी पीढ़ी जनक पीढ़ी से दूसरी सतती पीढ़ी बनती है तो उसमें थोड़े लक्षण भिन्न होते हैं। इसका कारण होता है जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर। ये थी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था प्रथम। अब है मध्य अवस्था प्रथम, मेटाफेज प्रथम। इस प्रावस्था में ध्रुव व
तंतु बन जाते हैं। समसूत्री विभाजन के मध्य अवस्था में भी ऐसा होता था तथा गुणसूत्र मध्य पटलिका के दोनों और एक एक समूह में जमा हो जाते हैं। जो हमने समसूत्री विभाजन के अंदर भी पढ़ा था वैसा का वैसा होता है। इस प्रावस्था में दोनों गुणसूत्रों की गुणसूत्र बिंदु धुरों की ओर तथा गुणसूत्रों की भुजाएं मध्य पटलिका की ओर अभिविन्यासित होती है, जैसा समसूत्री विभाजन की मध्य अवस्था में भी होता था। फिर है पश्चावस्था। इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रावस्था में समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था के समान तथा सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता था, सेंट्रोमियर का विभाजन होता था, लेकिन इसके अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। तर्कु तंतुओं के संकुचन से पूर्ण गुणसूत्र अपने ध्रुव की ओर गमन करता है तथा पश्चावस्था प्रथम के अंत तक प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों का एक समूह बन जाता है। सभी गुणसूत्र क्या है, एक समूह में ध्रुव पर इकट्ठे हो जाते हैं और समूह बना देते हैं। अब है अंत्यावस्था प्रथम अर्थात टीलोफेज प्रथम, जो चौथी अवस्था है अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम चरण की चौथी अवस्था। इस प्रावस्था में गुणसूत्र अकुंडलित होकर क्रोमेटिन जाल में बदल जाते हैं और प्रत्येक ध्रुव पर क्रोमेटिन जाल के चारों ओर केंद्रिक झिल्ली व केंद्रिक बन जाने से प्रत्येक ध्रुव पर एक एक अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। और अंत्यावस्था के बाद जो कोशिका द्रव्य विभाजन समसूत्री विभाजन के कोशिका द्रव्य विभाजन की तरह ही होता है, जिससे प्रत्येक द्विगुणित कोशिका से दो अगुणित सतती कोशिकाएं बन जाती है। ये थी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम चरण की 4 अवस्थाएं, जो समसूत्री विभाजन के लगभग समान है लेकिन कुछ चरण भिन्न होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो पूर्व अवस्था प्रथम है वो समसूत्री विभाजन की बजाय अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था थोड़ी लंबी और जटिल होती है। अब है अर्धसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण। इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के फलस्वरूप बनी दो अगुणित सतती कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के समान एक और विभाजन होता है, जैसे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। जो विभाजन हुआ था अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के स्वरूप जो भी अगुणित सतती कोशिकाएं बनती है उसमें समसूत्री विभाजन की तरह घटना होती है, जिसको अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में प्रत्येक अगुणित सतती से दो सतती कोशिकाएं बनती है, अर्थात इसमें भी समसूत्री विभाजन की तरह होता है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम था उसमें क्या था, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती थी और इसमें विभाजन होकर दो अलग अलग सतती कोशिकाएं बनती है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में एक द्विगुणित जनक कोशिका से 4 अगुणित सतती कोशिकाएं बनती है। इस विभाजन में पूर्वावस्था लंबी अवधि की नहीं होती है। जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम था उसके चरण में लंबी थी, इसमें इतनी लंबी नहीं होती है। प्रथम अवस्था जो पूर्वावस्था थी वो। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में प्रत्येक अगुणित सतती कोशिका से दो सतती कोशिकाएं बनती है और इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में एक द्विगुणित जनक कोशिका से 4 अगुणित सतती कोशिकाएं बनती है। और इस विभाजन में पूर्वावस्था लंबी नहीं होती है। और अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है उसको देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की कई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है। गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसका मुख्य कारण होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में जीन विनिमय की घटना से आनुवांशिक गुणों के नए नए सहयोग बनते हैं। इससे जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और जैव विकास का आधार है। हमने अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में पढ़ा था जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर, जिससे क्या है कि नए नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और ये जो लक्षण उत्पन्न होते हैं जिससे क्या आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती है और जो जैव विकास का आधार है वही अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये था आज का अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हमने पहले पढ़ लिया था। कोशिका का जो पार्ट था वो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जिसमें मानव शरीर के तंत्र, भोजन और रोगों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।